नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के 2023 के करंट अफेयर्स पर, यानी जून माह का जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसके भाग 2 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले जून माह का एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, राजस्थान करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर राजस्थान के करंट अफेयर के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में आयोजित किसान मेलों की, यानी राजस्थान में विभिन्न किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो यदि हम बात करें किसान मेलों की, तो राज्य स्तरीय जो किसान मेला है, राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन जो है JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया ये, और इसका आयोजन जो हुआ था वो 16 से लगा के 18 जून को हुआ था। प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तब हम लोगों का आंसर होगा सीतापुरा जयपुर में। अब इस मेले का जो आयोजन हुआ था वो 16 से लगा के 18 जून 2023 को हुआ था, 18 जून 2023 तक हुआ था। फिर इस मेले का समापन जो हुआ वो 18 जून 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया, और इसके समापन समारोह पर आत्मा योजना के तहत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करने वाले 10 प्रगतिशील किसानों को और पशुपालकों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार दिया गया। अब ये जो राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार था, इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो थी 50,000 रुपये। तो हम लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में किस योजना के तहत 10 किसानों और पशुपालकों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार प्रदान किया गया, तब हमारा आंसर होगा आत्मा योजना के तहत। अब आगे बात करते हैं संभाग स्तरीय कृषि मेलों की। राज्य स्तरीय कहाँ पे? जयपुर में। संभाग स्तरीय कृषि मेले जो है वो आपके आयोजित हुए। एक तो आयोजित हुआ उदयपुर में जो आयोजित हुआ वो आपका 23 से लगा के 24 जून को, यानी 23-24 जून को कहाँ पे आयोजित हुआ? उदयपुर में। और दूसरा आयोजित हुआ जोधपुर में, यानी संभाग स्तरीय 2 कृषि मेलों का आयोजन किया गया। एक का आयोजन किया गया उदयपुर में, दूसरे का आयोजन किया गया जोधपुर में। उदयपुर में जो आयोजित हुआ था वो 23 और 24 जून 2023 को, जबकि जोधपुर में जो आयोजित हुआ था वो 30 जून से लगा के 1 जुलाई तक आयोजित हुआ, यानी 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मेले राजस्थान के कौन से 2 जिलों में आयोजित हुए? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे, पहला मेला आयोजित हुआ उदयपुर में और दूसरा मेला जो है वो आयोजित हुआ जोधपुर में। अब राज्य सरकार ये जो कृषि मेले आयोजित कर रही है, इनका उद्देश्य क्या है? तो कृषि मेले जो आयोजित किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य है राजस्थान में कृषि उत्पादकता और किसानों को नवीनतम तकनीकों से रूबरू करवाने के लिए, यानी राज्य सरकार जो है राजस्थान में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, साथ ही साथ किसानों को नवीन टेक्नोलॉजी जो है उससे रूबरू करवाने के लिए किसान मेलों का आयोजन करती है। साथ ही साथ कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में लोगों को एक मंच पर लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार, यानी कृषि के साथ ही टेक्निक और जो व्यापार है उसके जो लोग हैं उनको एक इस मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। आगे है आपके सामने राजस्थान का नया शिल्पग्राम। राजस्थान में नया शिल्पग्राम बन रहा है, और ये जो शिल्पग्राम बन रहा है ये मोलेला गांव राजसमंद की खमनौर तहसील में स्थित है। यानी कहाँ पर स्थित है? खमनौर तहसील राजसमंद में। खमनौर तहसील और जिला हो जाएगा कौन सा? राजसमंद। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है, हाल ही में राजस्थान में नवीनतम शिल्पग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है, तब हमारा आंसर होगा मोलेला गांव। अब बात कर लेते हैं मोलेला गांव की कि मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव जो है ये मृण मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। मृण मूर्ति जिसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है कौन सा? मोलेला गांव। और ये मोलेला गांव कहाँ पड़ता है? तब हमारा आंसर होगा राजसमंद जिले में। फिर आगे यदि हम लोग बात करें तो मोलेला गांव में मिट्टी की फड़ और मांदल नामक जो वाद्य यंत्र है इसका निर्माण भी होता है।
अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो मांदल वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। यानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मांदल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए है आपके सामने तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी है सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर, ऑप्शन सी है आप लोगों के सामने घन वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी है ताल वाद्य यंत्र। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप लोग बताइए कि मांदल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को प्रथम पुरस्कार, यानी केंद्र सरकार ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है, साथ ही साथ राजस्थान को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। अब ये पुरस्कार राजस्थान को दिया गया 15 जून 2023 को। केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है और उस मंत्रालय का नाम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे उत्तम कार्य करने के लिए, यानी सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, प्रथम पुरस्कार दिया गया। फिर 15 जून को ही क्यों, क्योंकि 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है, यानी वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 15 जून को। इस अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब राजस्थान को ये पुरस्कार क्यों दिया गया, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है, राजस्थान ने वर्ष 2022-23 में 867 मेगावाट पवन ऊर्जा जो है वो स्थापित की है। यानी वित्त वर्ष 2022-23 था, वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान ने कितने मेगावाट, 867 मेगावाट। याद कैसे करेंगे, तो सीधा सिंपल सा 6, 7 और सबसे आगे 8, 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं जो है वो स्थापित की थी और ये भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। फिर 2022 में हमारी जो पवन ऊर्जा में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता थी वो ऊर्जा क्षमता थी 4337 मेगावाट। यानी 2022 में हमारी पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी, 4337 मेगावाट, जिसको बढ़ाकर हमने मार्च 2023 में कितना कर दिया, 5204 मेगावाट। यह फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि मार्च 2023 तक राजस्थान की अधिष्ठापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, तब हम लोग आंसर दे रहे होंगे 5204 मेगावाट। ये फैक्ट हम लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना, यानी राजस्थान के जोधपुर में जो IIT स्थित है, राजस्थान का एकमात्र IIT जो कि आपका जोधपुर में स्थित है, वहाँ पर पहली रूफटॉप विद्युत परियोजना। रूफटॉप विद्युत परियोजना का मतलब है कि IIT की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उन बिल्डिंग्स की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए और उनसे सौर विद्युत ऊर्जा जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों के लिए बनता है कि ये किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, यानी IIT जोधपुर में जो रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है ये किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, तब हम लोगों का आंसर होगा NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। NTPC विद्युत व्यापार लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NVVAL, इसके द्वारा स्थापित की जाएगी और इसकी जो क्षमता होगी वो होगी प्रति वर्ष 14.9 लाख यूनिट विद्युत। यानी प्रति वर्ष इसके द्वारा जो सौर ऊर्जा उत्पादित की जाएगी वो कितनी की जाएगी, 14.9 लाख यूनिट। अब ये जो विद्युत इसके द्वारा उत्पादित की जाएगी, इस विद्युत से IIT जोधपुर की 15% बिजली जो है, यानी जैसे मान लो IIT जोधपुर को 100 यूनिट विद्युत चाहिए, तो 100 यूनिट में से इसके द्वारा 15 यूनिट विद्युत जो है इसकी आपूर्ति रूफटॉप सौर विद्युत से हो जाएगी। साथ ही साथ
जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इसमें प्रति वर्ष 1060 टन की कमी होगी। यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। ये किसको बढ़ावा दे रही है? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। यानी ये स्थापित करने से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का जो उत्सर्जन है उसमें प्रति वर्ष कितनी कमी होगी? 1060 टन की कमी होगी। तो ये था IIT में स्थापित पहली रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना के बारे में। आगे बात करते हैं हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय। अब सबसे पहली बात आती है कि इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है। इसकी स्थापना की जा रही है राजस्थान के जोधपुर जिले में। राजस्थान के जोधपुर जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जा रही है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो घोषणा 21 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, यानी राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हुआ था। उसके उद्घाटन समारोह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय जो है उसकी स्थापना की जाएगी। लेकिन इसको मंजूरी जो मिलती है वो 19 जून 2023 को मिलती है। तो हम लोगों से पूछा जाए कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की घोषणा कब हुई, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 21 मार्च 2023 को। और कौन से प्रोग्राम में? तो हमारा आंसर होगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के उद्घाटन समारोह में। फिर ये जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय है इसकी स्थापना को मंजूरी मिल गई 19 जून 2023 को। अब ये जो निदेशालय बन रहा है, इस निदेशालय का उद्देश्य क्या होगा? इस निदेशालय का उद्देश्य होगा कि राजस्थान के जितने भी शिल्पकार हैं और जितने भी बुनकर हैं उनके उत्थान हेतु कार्य करना। यानी राजस्थान में जितने भी हस्तशिल्प से जुड़े शिल्पी है, साथ ही साथ जितने भी बुनकर हैं, उन बुनकरों के लिए क्या करना? उनके उत्थान के लिए कार्य करना इस निदेशालय का मुख्य कार्य होगा। फिर आगे हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प निदेशालय है इसके द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे? तो इसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र का विकास करना। यानी सबसे पहला काम तो जो इसका नाम है कि हस्तशिल्प और हथकरघा, इसका विकास करना। साथ ही साथ राजस्थान की जो हस्तशिल्प नीति है 2022, इसके अनुसार विभिन्न कार्यों को संपादित करना। अब ये जो निदेशालय स्थापित होगा इसका एक पदेन निदेशक होगा और वो जो पदेन निदेशक होगा वो राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है उसके आयुक्त होंगे। तो हम लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्थापित हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के पदेन निदेशक कौन होंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त जो होंगे वो क्या होंगे? इसके पदेन निदेशक होंगे। क्योंकि निदेशालय जो होता है उसमें कौन बैठता है? निदेशक। जबकि सचिवालय में कौन बैठता है? सचिव बैठता है। आगे बात करते हैं कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। यानी राजस्थान सरकार जो है, इस बार का जो बजट था उस बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा के लिए जो छात्राएं अप डाउन करती है बस के माध्यम से, उनके लिए एक योजना लाई जाएगी। और वो योजना होगी कि वो जो अप डाउन करती है उस अप डाउन के किराए को वहन करना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। तो कॉलेज में जो छात्राएं अध्ययनरत है उनके लिए राजस्थान सरकार एक स्कीम लेके आई है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। अब इसकी घोषणा हुई थी बजट 2023-24 में। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी कि कॉलेजों में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लाई जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रा जो है, यानी छात्राओं को उच्च शिक्षा से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना। क्योंकि अप डाउन का खर्चा अगर राज्य सरकार देगी तो इससे छात्राएं जो है वो शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होगी। अब इसका लाभ क्या है? यानी इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? तो कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं जो घर से कॉलेज आने जाने के लिए बस से अप डाउन करती है, उनको बस का किराया राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो किराया दिया जाएगा वो दिया जाएगा अगर घर से कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है। यानी घर से कॉलेज की दूरी अगर 10 किलोमीटर से अधिक है तो राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक दिन 20 रुपये का छात्रा जो है उसको 20 रुपये का किराया दिया जाएगा। अब
इसके लिए पात्रता क्या है? तो इसके लिए पात्रता यह है कि 1 महीने में न्यूनतम 75% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। यानी ऐसी छात्राएं जो महीने में 75% कॉलेज में उपस्थित रहती है और जिनका गांव कॉलेज से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, यानी 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से अप डाउन करती है बस के द्वारा, उनको प्रति दिवस 20 रुपये दिए जाएंगे। तो सीधा सा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के लिए हाल ही में जारी की गई ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत प्रतिदिन कितने रुपए दिए जाते हैं? तब हमारा आंसर होगा 20 रुपये। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके लिए एक पात्रता निर्धारित की गई है और उसके अनुसार छात्राओं को 1 माह में कितने दिन कॉलेज में उपस्थित होना अनिवार्य है? तब हमारा आंसर होगा 75% उपस्थिति। फिर वर्तमान में ये जो योजना है, ये कक्षा 9 से 12 तक की 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उनके लिए ऑलरेडी ये योजना चल रही है और उनके लिए ये जो योजनाएं हैं वो घर से 5 किलोमीटर, यानी अगर मान लो छात्रा के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, यानी स्कूल और घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रदान किया जाता है। यही योजना उच्च शिक्षा में, कॉलेज शिक्षा में छात्राओं के लिए लागू की जा रही है, लेकिन इसमें दूरी जो है वो दूरी आपकी 10 किलोमीटर कर दी गई है। तो ये थी उच्च शिक्षा में छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। आगे बात करते हैं अगले मुद्दे पर, और अगला मुद्दा है आपका लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, यानी राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है राजस्थान में नया लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की। अब ये जो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तब हम लोगों का आंसर होगा गोडवाड़ देसूरी। गोडवाड़ देसूरी जो कि कहाँ पे पड़ता है? पाली में पड़ता है। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा राजस्थान के किस जिले में की गई? तब हमारा आंसर होगा पाली। और स्थान पूछे तो हमारा आंसर होगा गोडवाड़ देसूरी। गोडवाड़ देसूरी जो कि कहाँ पड़ता है? पाली में। अब पाली में यदि हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ रहे थे, वहाँ पे पाली में 2 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है उसका नाम है जवाई लेपर्ड फर्स्ट, जवाई लेपर्ड फर्स्ट, और दूसरे का नाम है जवाई लेपर्ड सेकेंड। तो जवाई कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है? पाली में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। और क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड, लेपर्ड का मतलब तेंदुआ है, तेंदुआ, क्योंकि यहाँ पे तेंदुए पाए जाते हैं तो उनके कंजर्वेशन रिजर्व की आवश्यकता है। ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा गोडवाड़ देसूरी में नया लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। फिर ये जो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा उसके लिए बजट आवंटित किया गया है 2 करोड़ रुपए का। इसके लिए बजट कितने रुपए का आवंटित किया गया? तब हमारा आंसर होगा 2 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं नीरज तंबोलिया। सबसे पहले बात करते हैं कि नीरज तंबोलिया जो है वो है कौन? तो ये आपके जेके लोन अस्पताल जो कि आपका जयपुर में है, इसमें कार्यरत एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। यानी जेके लोन अस्पताल जयपुर में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। और जून माह में ये चर्चा में क्यों रहे? तो इसके पीछे कारण है 22 जून 2023 को हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग क्षेत्र में उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 इनको प्रदान किया गया। तो सीधा सा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 हाल ही में किसको दिया गया? तब हमारा आंसर होगा नीरज तंबोलिया को। और नीरज तंबोलिया का संबंध कहाँ से है? तब हमारा आंसर होगा जेके लोन अस्पताल जयपुर से। आगे बात करते हैं अगले करंट अफेयर पे, और अगला करंट अफेयर है आपका जंगल सफारी से रिलेटेड। राजस्थान में एक नई जंगल सफारी की शुरुआत हुई है, और ये जो शुरुआत हुई है ये आपके राजस्थान में बूंदी के दलेलपुरा, यानी बूंदी में एक गांव है, गांव का नाम है दलेलपुरा, स्थित वन नाके से टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी तक, यानी दलेलपुरा नाके से लगा के रामगढ़ विषधारी जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो कि राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है, वहाँ तक किसकी शुरुआत की गई है? जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। और इस जंगल सफारी की जो शुरुआत की थी वो राजस्थान में युवा मामले और
खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना के द्वारा की गई। अब जून माह की यदि हम लोग बात करें तो जून माह में राजस्थान में 3 जंगल सफारियों की शुरुआत हो चुकी है। पहली 2 जंगल सफारी हम लोगों ने पढ़ी थी जब 5 जून का करंट अफेयर देखा था। 5 जून को हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान में 2 स्थानों पर जंगल सफारी की शुरुआत की गई थी। अब यदि आप लोगों ने पहले के वीडियोस देखें तो आप उन 2 जगह के नाम बताइए जहाँ पे राजस्थान में जंगल सफारी की शुरुआत हुई थी। ये राजस्थान की तीसरी जंगल सफारी है जिसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? बूंदी जिले में। आपको एग्जैक्टली जगह बतानी है, मैं आपको बता देता हूँ कि 5 जून को जो 2 जंगल सफारी शुरू हुई थी, एक तो स्थापित हुई थी उदयपुर में, आपको उदयपुर में उस जगह का नाम बताना जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, और दूसरी झुंझुनू में। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। फिर रामगढ़ विस्तारी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो रामगढ़ विस्तारी जो है ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। लेकिन भारत की यदि बात करें तो इसको जब टाइगर रिजर्व बनाया गया था तो ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है। आगे बात करते हैं। डायल फ्यूचर यानी भविष्य की राह कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षा विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम डायल फ्यूचर कार्यक्रम। अब ये जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ हुआ था 27 जून 2023 को। 27 जून 2023 को माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के द्वारा बीकानेर से इसका वर्चुअली शुभारंभ किया गया था। और ये जो कार्यक्रम है ये आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो हम लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रारंभ किए गए डायल फ्यूचर यानी भविष्य की राह कार्यक्रम का संबंध राजस्थान के किस विभाग से है? तब हम लोगों का आंसर होगा शिक्षा विभाग। अब ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चे, यानी बच्चा जैसे ही 10वीं क्लास पास करता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है संकाय को लेकर कि वो कौन से संकाय का सिलेक्शन करे। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा ये बेहतरीन पहल करके इस बार डायल फ्यूचर कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत स्कूल में 10वीं उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को संकाय चयन करने में मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना के तहत केवल यही नहीं कि संकाय चयन कर लिया, संकाय चयन के साथ साथ आप लोगों ने जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है गांव का और उसको मैथ में रुचि है, लेकिन वो जिस गांव से बिलोंग करता है उस गांव में मैथ सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे में उसका जो मार्गदर्शन किया जाएगा, जो शिक्षक उसका मार्गदर्शन करेगा वो शिक्षक उसको क्या करेगा, निकटतम उस विद्यालय का पता देगा जहाँ पे मैथ सब्जेक्ट उसको मिल सकता है। अब ये जो शिक्षक होगा जो उसका मार्गदर्शन करेगा उस शिक्षक को क्या कहा जाएगा? तो उस शिक्षक को कहा जाएगा पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक यानी जो उस विद्यार्थी को क्या दिखाएगा? पथ दिखाएगा, इसलिए उस शिक्षक का नाम क्या कर दिया? पथ प्रदर्शक। यानी ये जो पथ प्रदर्शक है ये उस विद्यार्थी को न केवल संकाय चयन में मदद करेगा, संकाय चयन के साथ साथ वो उसको उससे रिलेटेड संकाय का जो स्कूल है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। अब राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक एक शिक्षक को क्या बनाया जाएगा? पथ प्रदर्शक बनाया जाएगा। और ये जो पथ प्रदर्शक होगा इसका काम क्या होगा? स्कूल में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को संकाय चयन करने में मार्गदर्शन, साथ ही साथ उसकी कैरियर काउंसलिंग करना। इस हेतु हमारा जो राजस्थान है उसको टोटल 4 जोन में बांटा गया है। राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है? 4 जोन में बांटा गया है। 4 जोन की यदि हम लोग बात करें तो पहला जोन है आपका जयपुर जोन, कोटा जोन, जोधपुर जोन और बीकानेर जोन, यानी ये 4 जोन हैं राजस्थान के। जयपुर जोन में यदि हम बात करें तो जयपुर संभाग पूरा आएगा प्लस भरतपुर संभाग आएगा। जयपुर और भरतपुर संभाग, 2 संभाग इसमें आ गए। फिर यदि हम बात करें कोटा जोन की तो कोटा में कोटा प्लस उदयपुर संभाग आएगा, कोटा प्लस उदयपुर संभाग आएगा। फिर जोधपुर की यदि हम बात करें, जोधपुर में आपके 2 संभाग आएंगे, एक तो आपका जोधपुर संभाग और एक आपका आएगा पाली संभाग। ये शिक्षा वाले संभाग है, आप लोग राजस्थान के संभाग मत समझ लेना। शिक्षा के अंतर्गत राजस्थान को जो संभागों में बांटा गया है
जिस मंडल में बांटा गया, जिसको हम जोन बोलते हैं, मंडल में बांटा गया, वो मंडल आ रहे हैं, शिक्षा मंडल। फिर यदि हम बात करें बीकानेर जोन की, तो बीकानेर में एक तो बीकानेर संभाग आएगा, प्लस बीकानेर के साथ ही चूरू और अजमेर जोन, अजमेर मंडल। तो इस प्रकार से राजस्थान को टोटल कितने 4 जोन में बांटा गया है। आगे यदि हम लोग बात करें, इन 4 जोन के साथ साथ 20 हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पे स्टूडेंट फ़ोन करके भी संकाय चयन के बारे में या विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब आगे बात करते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, यानी राजस्थान में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटरों की स्थापना की जा रही है और इसकी घोषणा 2023-24 का जो बजट था उसमें की गई थी कि राजस्थान में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब ये जो साइकोलॉजिकल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये आपके जयपुर, जोधपुर और कोटा मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए जाएंगे। तो हम लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कितने 3 जिले हैं, तो चौथा कोई भी जिला देके हम लोगों से पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान में किस जिले में या किस स्थान पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना नहीं की गई। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा में इसकी स्थापना की गई है। कोई और दूसरा ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लो अजमेर दे दिया, तो ऐसे ऑप्शन देके हम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका जून माह का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कृषि मेले की। कृषि मेले की यदि हम बात करें तो राज्य स्तरीय जो कृषि मेला आयोजित हुआ था, राज्य स्तरीय कृषि मेला आयोजित हुआ था सीतापुरा जयपुर में। फिर हमने बात की थी संभाग स्तरीय कृषि मेले। संभाग स्तरीय कृषि मेले जो है वो राजस्थान में 2 स्थानों पर आयोजित हुए थे। एक तो आयोजित हुआ था उदयपुर में, और उदयपुर के साथ ही दूसरा आयोजित हुआ था जोधपुर में। तो ये हो गया आपका कौन सा, राजस्थान में कृषि मेलों से संबंधित फैक्ट। कृषि मेलों के अलावा इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें तो हमने बात की थी नीरज तंबोलिया की, और उनको राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर हम लोगों ने बात की थी डायल फ्यूचर प्रोग्राम की, जो कि शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम था, और इसके अंतर्गत 10वीं पास जो स्टूडेंट है उनको क्या किया जाता है, कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उनको मार्गदर्शन दिया जाता है संकाय चयन में। साथ ही साथ उनको निकटवर्ती जो स्कूल है उस संकाय से रिलेटेड उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और इसके लिए प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक पथ प्रदर्शक शिक्षक की नियुक्ति होती है, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था कि लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये गोडवाड़ देसूरी पाली में स्थापित किया गया। फिर हम लोगों ने बात की थी आगे, यदि हम लोग बात करें तो हमने बात की थी जंगल सफारी की। राजस्थान में 3री जंगल सफारी, और इस जंगल सफारी की शुरुआत हुई थी बूंदी जिले में। बूंदी में आप लोगों को पता है राजस्थान का नवीनतम, यानी राजस्थान की 4थी टाइगर प्रोजेक्ट रामगढ़ विस्तारी, यहाँ पे किसकी शुरुआत की गई, जंगल सफारी की शुरुआत की गई। फिर उसके अलावा हमने बात की थी उच्च शिक्षा के लिए, यानी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, इसकी हमने बात की थी। तो इसकी पात्रता की यदि हम लोग बात करें तो पात्रता सबसे पहली तो है कि घर से कॉलेज की दूरी होनी चाहिए 10 किलोमीटर, और इसमें वो बस में जब अप डाउन करेगी तो उसको प्रतिदिन 20 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए पात्रता क्या थी, यानी शर्त क्या थी कि आपकी 1 माह में, यानी जिस माह का आप ट्रांसपोर्ट वाउचर ले रहे हो उसमें कम से कम आपकी उपस्थिति जो है वो 75% होनी चाहिए। इसके बारे में हमने बात की थी। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी, मोटे मोटे मुद्दे आपके यही थे। इसके अलावा एक हमने हस्तशिल्प और हथकरघा बोर्ड, इसके बारे में बात की थी। इसकी स्थापना आपकी की जाएगी जोधपुर में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसके पदेन निदेशक कौन होंगे। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर डोज, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर पर बात की। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जानकारी लाभदायक होगी। यदि आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, जिससे हम लोगों का मनोबल बना रहे। धन्यवाद।